हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और आज की वीडियो में हम लोग नागपुरी भाषा एवं व्याकरण की चर्चा करेंगे। नागपुरी भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत हमने एक कक्षा किया है और जिसमें हमने बात किया था नागपुरी भाषा एवं व्याकरण के परिचय के बारे में। वह हमारी एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हमने नागपुरी भाषा के आधारभूत पहलुओं पर चर्चा की थी, साथ ही उनकी लिपि और उनकी कुछ बुनियादी चीज़ों पर बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में से भी आप देख सकते हैं। चलिए, आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम नागपुरी भाषा का एक अहम हिस्सा, और नागपुरी भाषा ही नहीं, हम जो भी भाषा पढ़ते हैं उसमें एक वर्ण जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आज चर्चा करते हैं वर्ण के बारे में। और नागपुरी में मुख्य रूप से वर्ण कौन कौन से होते हैं और उनके उपयोग किस तरीके से होते, इन बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण दरअसल है क्या। तो अगर हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो वर्ण कहते हैं उ मूल ध्वनि जेकर खंड या भाग, जेके टुकड़ा भी कह सके ना, तो उ मूल ध्वनि जेकर खंड या भाग नहीं करल जा सकेला ओके वर्ण कहेना। अगर इसको हम थोड़ी दूसरी तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि स्वर उ वर्ण मन के कहेना जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के अलघटे है ना, अलगठे आपने आराम से करल जाएला उके है हमने मने का कहिला वर्ण कहिला। कुल मिला के अगर हम देखें तो जो वर्ण होते हैं उनको हम बिना किसी अवरोध के हम बोल सकते हैं, और जिसको और भी कोई ध्वनियों में हम तोड़ नहीं सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इंग्लिश में या फिर ये कहें कि हिंदी में भी तो पढ़ाई होगा, लगभग मिलता जुलता है, बस थोड़ी बहुत इसमें चेंजेज होंगे जो अभी हम लोग देख लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसकी खंड या टुकड़ा नहीं की जा सकती। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जा सकते हैं, आराम से उच्चारण किए जा सकते हैं, इसमें किसी व्यंजन की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। इसलिए इसको नागपुरी में कहें कि जिसका प्रयोग अलघटे किया जा सकता है, जेकर उच्चारण में दूसरों कोनो कर सहयोग कर जरूरत नहीं पड़ेला। ठीक, आगे वर्ण मनक क्रमबद्ध समूह के हम का कहिला वर्णमाला, जैसे अल्फ़ाबेट जेके इंग्लिश में कहल जाला, तो वर्ण माने क्रमबद्ध समूह के एक सिलसिलेवार जो कर क्रम होएला उके हमरे माने वर्णमाला कहिला, अल्फ़ाबेट कहिला। स्वर वर्ण खास करके कौन कौन है के नागपुरी में अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्घौ ए ओ, ई सब जे है के नागपुरी में मुख्य रूप से स्वर वर्ण के अंतर्गत आवेला। नागपुरी में ऐ अर्थात ऐ, जिसको हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में ऐ, ये जो हिंदी का वर्णमाला इसमें ऐ का उच्चारण होता है, या ऐ जो स्वर वर्ण है, और औ जो है इसका उच्चारण नहीं होता है। ये मतलब कि हिंदी में होता है, नागपुरी में नहीं होता। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि ये जो दो ध्वनियाँ हैं, जो दो स्वर हैं, नागपुरी में नहीं उच्चारित किए जाते हैं, नहीं व्यवहार किए जाते हैं, इसका ध्यान रखना। एक और है री का भी नागपुरी में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और अयो गवाह ध्वनि है कहें जे स्वर व्यंजन में व्यवहार हुआ ना। तो ये सब जो ध्वनियाँ हैं, जैसे हिंदी में इनको हम स्वर वर्ण में रखते हैं, लेकिन ये नागपुरी में क्या होता है, इन दोनों को हम लोग रखते हैं व्यंजन में। ये बात है, देखेंगे आगे। मात्राकर नज़र से स्वर्ण वर्ण जो स्वर है वो दुई किस्म कर मतलब होवेला नागपुरी में, मात्राकर किस्म से, मात्राकर नज़र से, ये ध्यान रख। कई किस्म कर, दो किस्म कर, एक के हर्स्व स्वर कहवे और दूसरा के दीर्घ स्वर कहवे। तो हर्स्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन आवेला, तो ये देख लो। हर्ष स्वर में अ
ई मतलब हर्षई है, और ये हर्षव, जैसे हर्ष स्वर है ना, ये सबको हर्ष स्वर कहल जाएला। वही तरी दीर्घ स्वर में आवेला आ, दीर्घ है, उसके बाद दुर्घऊ, ए और ओ, ये सब दीर्घ स्वर ओकर ये सब संकेत है कि इके भी ध्यान में रखब। तो ये बात होलक स्वर वर्ण कर किस्म कर बारे में, ओकर प्रकार कर बारे में। अब थोड़ा बहुत हमरे मन देख लेब व्यंजन वर्ण के बारे में। तो उ वर्ण जेकर उच्चारण में मुख विवर से वायु कम चाहे बेसी अवरोधित होई के निकलेला। परिभाषा के अगर थोड़ा सा और हमने सरल करके देखब तो एकर मतलब ये है कि जब हम कोई भी व्यंजन वर्ण कर उच्चारण करीला तो उस दौरान व्यंजन वर्ण कर उच्चारण के क्रम में जे ध्वनि होवेला, जैसे क कहथिस, तो ये ध्वनि एकदम से अ जैसे नहीं आवत है, एकदम आराम से रुक के आवत है। और एकर में हवा मतलब जब जहाँ से हम जेके मुख विवर कहल जाए, जहाँ से हवा निकलत है वहाँ पर थोड़ा अवरोध उत्पन्न हुएला। तो व्यंजन वर्ण मने कर खासियत यही है कि जब हमरे मने व्यंजन वर्ण कर कोई भी अक्षर के उच्चारण करेला तो हवा अवरोध हुएला, मतलब रुकेला थोड़ा कम चाहे बेसी, वहे मने के का कहल जाए व्यंजन वर्ण। एक और अगर परिभाषा एक दूसरा तरीके से के कहल जाए तो व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर्ण वर्ण समूह कर मदद कर दरकार नहीं पड़ेला। अच्छा, दरकार पड़ेला, शायद गलत बोल देली कि जैसे व्यंजन वर्ण होलक तो व्यंजन वर्ण बिना स्वर्ण वर्ण कर सहायता बगैर बोलल ही नहीं जा सकेला, है ना। तो व्यंजन वर्ण ये वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण में हमको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार पड़ेला ही पड़ेला। तो ये बात ध्यान रखो। दो तरीके का परिभाषा बता दिल कि भाई जेकर उच्चारण में मुख विवर से जब ध्वनि निकली, हवा निकली तो अवरुद्ध होई के निकली, टकराई के निकली, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा टकराई या कम टकराई, ये बात हुई। अब व्यंजन कर कुछ प्रकार हमरे मन देख लेविला। तो स्पर्श व्यंजन होएला, कुछ अंतस्थ व्यंजन होएला, कुछ उष्म व्यंजन होएला। तो ये देखियो चार्ट के माध्यम से बताल गेलक है। तो क ख ग हो गेलक, च छ ज झ हो गेलक, ट ठ ड ढ ण हो गेलक, त थ द ध न हो गेलक, प फ ब भ म हो गेलक। ये सब के नागपुरी में कहल जाएला स्पर्श व्यंजन। इतना ध्यान रखब। ये जो होलक यहाँ से लेके ये पूरा ये सब कहेला स्पर्श व्यंजन, ठीक। और य र ल व के अंतस्थ व्यंजन कहल जाएला। एक सेकेंड, हाँ, य र ल व के अंतस्थ व्यंजन कहल जाएला। उकर बाद स और ह के हमरे मने कहिला उष्म व्यंजन। तो ये बात होलक। एक बार फिर से देख लो, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये सब स्पर्श व्यंजन हुए नागपुरी में। य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। स और ह ये दो उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हो व्यंजन के प्रकार। अब कुछ और बात है, एक दो के नोट में रखल गेलक है, सीखे देखू। जे मूर्धना है या तालव्य स है या फिर जो मूर्धना स है, ई मूल ध्वनि जे नागपुरी करे के इकर में इस सब कर प्रयोग नहीं हुएला, है ना। तालव्य स, मूर्धना न और मूर्धना स, इन सब का प्रयोग मूल नागपुरी में नखे, ये बात ध्यान रखब। ओकर अलावा इमन के क्रमशः मतलब कि वो सामान्य न और तंती स कर साथ ही सब का प्रयोग करे। जैसे मूर्धना न के न से करल जाले, जे सामान्य रूप से यूज होएला। और जे तालव्य स है और मूर्धन्य स के दंती स से, मतलब स ओकर जगह में दंती स प्रयोग करल जाले, ये बात है। नागपुरी में संयुक्त वर्ण कहल जाएला जैसे अक्ष हो गेलक, है ना, क और स से मिल के बनेला। ये तो इकर प्रयोग भी नागपुरी में नहीं करल जाएला, ई छ कर प्रयोग सीधे करल जाएला। त्र जैसे हलक संयुक्त वर्ण तो ओकर जगह में तर हो जाएला, और ज्ञ है तो इकर जगह में सीधे ज्ञ लिख देवल जाएला। और स्र जैसे है गेलक एक संयुक्त वर्ण, इकर जगह में हमरे मने सर सीधे सीधे बोल देवेला। तो ये हो गेलक। तत्सम तद्भव शब्द के छोड़ देवल जाए तो मूल नागपुरी में ई ध्वनि माने व्यवहार असंगत है।
कुछ कुछ जैसे हिंदी और संस्कृत से कुछ शब्द ज्यों का त्यों अगर नागपुरी ने ले लिया है तो उन शब्दों को अगर छोड़ दें तो हमको ये जो अभी हमने संयुक्त वर्ण देखे हैं इन सबों का प्रयोग न के बराबर नागपुरी में है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कखनो कखनो य ज में और ल र में व ब में बदल जाएगा, है ना। नागपुरी में ये य जो है ज के रूप में कभी कभी व्यवहार होला, हर जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं, जैसे योजना तो योजना बोल देवल जाए नागपुरी में, है ना। ल है तो ल के र बोल जाए, जैसे साला होता है ना हिंदी में, साला पत्नी के भाई को साला कहते हैं, लेकिन नागपुरी में इसको सारा कह देते हैं। तो ये हो गया। व है, जैसे कविता होता है हिंदी में लेकिन नागपुरी में कविता कह देते हैं। तो ये सब मतलब य का ज हो जाना, ल का र हो जाना, व का ब में हो जाना, ये नागपुरी के मतलब कि व्यवहार में ये सब होता है, ये ध्यान रखना। अब देख लेते हैं कुछ प्रश्न जो बन सकते हैं इनसे संबंधित। उष्म वर्ण मानक संख्या है कितना? तो A2, B3, C4 या D5। तो कितना है? वर्ण उष्म वर्ण मानकर संख्या है कुल 2। ह और स देख ली रही ना, ये हो गया उष्म व्यंजन। आगे देखिला, नागपुरी लिखे में कौन दीर्घ स्वर कर व्यवहार नहीं होवेला? हाँ देख ली रही ना हमें, मैंने कि कौन दीर्घ स्वर कर प्रयोग नहीं होवेला। तो ओ और ए कर, ऐ और औ कर, या आ और दीर्घई कर, या ए और आ कर। तो इकर ककर प्रयोग नहीं होवेला। ये बी जो है जैसे कहली रहे कि जे ऐ होवेला और औ होवेला, इकर प्रयोग नागपुरी में नहीं होवेला। इन जे दो दीर्घ स्वर में कर प्रयोग नहीं होवेला। च वर्ण कौन व्यंजन वर्ण कर उदाहरण है कि? च वर्ण स्पर्श व्यंजन है के, संयुक्त व्यंजन है के, अंतस्थ व्यंजन है के, या उष्म व्यंजन है के? तो देख रही रहने च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, ये सब है के स्पर्श व्यंजन कर उदाहरण है के, है ना। स्पर्श व्यंजन इसका सही आंसर हुई स्पर्श व्यंजन। आगे देखो, स्पर्श व्यंजन कर उदाहरण देवल में से कौन है कि? तो यह है कि, अक्षय है कि, या ह है कि, या प है कि? तो कौन है कि स्पर्श व्यंजन इमन में से में? तो इकर में से में है कि डी प, है ना। ये बात हो लग। 5वां सवाल देखो, ऐ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है कि? ऐ कर जगह में का बोलल जाएला? तो ऐ बोलल जाएला, है ना। कर जगह में का बोलल जाएला? ऐ बोलल जाएला। ये बात हो लग। तो ये थी आज की कक्षा। हमने वर्ण के विषय में बात करी, वर्ण में स्वर और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में बात किया है। अगली कक्षा में हम बात करेंगे लिपि तथा भाषा से संबंधित प्रकरण पर। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, और यदि आप नागपुरी की बेहतर तैयारी चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे आपको PDF मिलेंगे, साथ ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं आपको बहुत ही सस्ते और सुलभ दाम में। तो अगर आप नागपुरी की एक सुनिश्चित तैयारी चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।